चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी पुरोला विधानसभा में डामटा पहुंचे, जहां उन्होंने 22वें राज्य स्तरीय यमुना घाट क्रीड़ा और सांस्कृतिक विकास मेले में शिरकत की है। कार्यक्रम में विधायक दुर्गेश्वर लाल भी उपस्थित है। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं डामटा का, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। आपने न केवल हमारे इस जनजाति और पिछड़े वर्ग के युवाओं की और नौजवानों की खेल प्रतिभाओं को एक सशक्त मंच प्रदान किया है, बल्कि ये हमारी समृद्ध विरासत से जुड़ने और उसे जानने के लिए भी एक अनूठा अवसर है, ये उपलब्ध कराया है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, यमुना घाटी का ये क्षेत्र ये न केवल आध्यात्मिक रूप से बहुत समृद्ध है, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से भी इसका अपना एक अलग महत्व है। यह अत्यंत मनोरम है। आज का यह समारोह हमारी यमुना घाटी की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जिसमें हम सब लोग मिलकर इतनी बड़ी संख्या में यहां पर इकट्ठे होते हैं और इस महोत्सव का आयोजन करते हैं। ये आयोजन जहां हमारे जो पारंपरिक खेल हैं, उन खेलों को बढ़ावा देने का माध्यम है, उसके साथ ही कला, संगीत, नृत्य, लोक परंपराएं और सांस्कृतिक विरासत को भी सहेजने और सजोने का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। यह आयोजन निश्चित रूप से इस क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों को, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त माध्यम बनेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के जो समृद्ध हमारी विरासत है, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उन परंपराओं को आगे बढ़ाएगा। हमारे युवाओं को भी खेल के माध्यम से उनकी ऊर्जा, उनका सामर्थ्य, उनके व्यक्तित्व का विकास करने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। उन सबको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि ये जो खेल है, ये संस्कृति का विकास का एक सशक्त, एक समाज का एक महत्वपूर्ण भूमिका आपस में जोड़ने में भी ये खेलों के माध्यम से हम जुड़ते हैं। एक दूसरे के साथ परस्पर समन्वय होता है, परस्पर मेलजोल होता है, और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने भी खेल गतिविधियों को प्रदेश के अंदर बढ़ाने के लिए, सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार हम योजनाएं भी बना रहे हैं, लगातार ऐसे आयोजन भी कर रहे हैं, लगातार इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। खेल संरचना और सुविधाओं के विकास के लिए विशेष निधि की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से विभिन्न स्थानों पर खेल स्टेडियम बनाने हो, प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण हो, या अनेक स्टेडियमों का निर्माण हो, मिनी स्टेडियम, छोटे स्टेडियम, बड़े स्टेडियम, इन सभी क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। और इस बार के आम बजट में हमने एक और प्रावधान किया है, एक बड़ी धनराशि 1,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि, ये हमने अपने नौजवानों के प्रतिभा कौशल के लिए, उनके विकास के लिए, खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, कल्चर के लिए, इसके लिए अलग से निर्धारित की है। भाइयों बहनों, आज खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए और उन्हें उचित मंच प्रदान करने के लिए बहुत सारे विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से केवल शहरी क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी युवा अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर पा रहे हैं। अभी हम युवा महोत्सव देहरादून में कर रहे हैं, हम खेल महोत्सव करते हैं, खेल महाकुंभ करते हैं। इन खेल महाकुंभ के माध्यम से नीचे हमारे न्याय पंचायत स्तर से, ग्राम सभा स्तर से अनेक हमारे युवा नौजवान खिलाड़ी भाई खेलते खेलते अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते करते राज्य स्तर पर भाग लेते हैं, और राज्य स्तर में भाग लेने के बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं। भाइयों बहनों, क्योंकि ये एक सीढ़ी दर सीढ़ी नीचे से सबको आने का मौका मिलता है। भाइयों बहनों, हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि इस बार देवभूमि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी का अवसर मिला है। पूरे देश के खिलाड़ी हमारे उत्तराखंड में आएंगे, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम अपने राज्य की खेल प्रतिभाओं को आगे लाने में, ये राष्ट्रीय खेल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। निश्चित रूप से इससे हमारे प्रदेश के युवाओं में खेल के प्रति एक नया उत्साह आएगा। साथ ही प्रदेश के कोने कोने से अनेक प्रतिभाएं
इसमें उभर कर सामने आएंगी। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केदारनाथ विधानसभा के सौड़ी गांव में उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के समर्थन में आयोजित पूर्व सैनिकों के साथ सभा कर पूर्व सैनिकों के साथ चुनावी चर्चा की है। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों से केदारनाथ विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के पक्ष में मतदान की भी अपील की। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सैनिकों के उत्थान और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर उनको लाभान्वित किया जा रहा है। कहा कि पीएम मोदी जहां किसान की चिंता कर रहे हैं, वहीं सीमा पर खड़े जवान की भी चिंता करते हैं। डबल इंजन की सरकार सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसके साथ मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केदारनाथ वासियों ने बीजेपी सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों पर विश्वास जताते हुए बीजेपी के पक्ष में मतदान करने का मन बना लिया है। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा, केदारनाथ विधानसभा में कमल खिलाना तय है। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, लखनऊ दौरे पर पहुंची हुई है उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूड़ी। रितु खंडूड़ी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने उत्तराखंड के पीएंड कला से बनी शॉल सीएम योगी को भेंट की है। उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल की भी शुभकामनाएं दी है। कई समसामयिक विषयों पर हुई विस्तृत चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पैतृक गांव पंचूर के बारे में ली जानकारी। रितु खंडूड़ी ने यूपी सीएम को कोटद्वार में चल रहे विकास कार्यों से कराया अवगत। अपने विधानसभा क्षेत्र में भविष्य के विकास योजनाओं की भी दी जानकारी। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच समन्वय बढ़ाने और आपसी सहयोग के उद्देश्य से हुई वार्ता। पीएम मोदी सदैव उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और सहेजने की करते हैं प्रेरणा, कहना है सीएम धामी का। पीएम का नेतृत्व हमें अपनी सांस्कृतिक पहचान को गर्व से आगे बढ़ाने के लिए करता है प्रेरित। पीएम मोदी के दृष्टिकोण ने हमें यह समझाने का दिया है अवसर, आने वाली पीढ़ियों धरोहर को संजोए रखने के लिए आगे आए। सांस्कृतिक विविधता और परंपराएं हमारी अस्मिता का अभिन्न हिस्सा, इसका संरक्षण हर नागरिक का कर्तव्य है। तो वही भूमि संरक्षण वन प्रभाग नैनीताल के वन पंचायत कवैदल के निकटवर्ती ग्राम रेणुका और टांडी वन पंचायत में वन अग्नि सुरक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप प्रभागीय वनाधिकारी ममता चंद ने प्रतिभाग किया है। इस अवसर पर उप प्रभागीय वनाधिकारी ने ग्राम वासियों को वन अग्नि से होने वाली दुर्घटना और जैव विविधता से होने वाली क्षति के संबंध में पूरी जानकारी दी। वन अग्नि काल में सतर्क रहने और सहयोग करने की अपील की गई है। साथ ही ग्राम वासियों को समझाया कि ग्राम वासियों द्वारा वन अग्नि रोकथाम में अच्छा सहयोग दिया गया तो उनके पूरे ग्राम को सम्मानित किया जाएगा। तो वहीं केदारनाथ धाम में लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में पूरे क्षेत्र में निर्विघ्न रूप से विद्युत की आपूर्ति के लिए ऊर्जा विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार यादव ने बताया कि विभाग ने इस साल पूरे क्षेत्र में निर्बाध रूप से 23 घंटे विद्युत की आपूर्ति करने की सफलता प्राप्त कर ली है। अब क्षेत्र में 3 फीडरों से विद्युत की आपूर्ति के प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक केदारनाथ धाम में अब 24 घंटे बिजली की व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए सोनप्रयाग में विद्युत सब स्टेशन की भी स्थापना की है। एक्सप्रेस फीडर बना रहे हैं। एक्सप्रेस फीडर जो रुद्रप्रयाग से लेकर के सोनप्रयाग तक और सोनप्रयाग के बाद 3 अलग 11 केवी के फीडर निकले हुए हैं जो उनकी प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस करा करके केदारनाथ में 3 डिफरेंट सोर्सेज से बिजली सप्लाई कर सकें। और उसी का परिणाम रहा है कि जो हम लोगों ने अभी इस दौरान इन सब चीज़ों पर एक्सरसाइज किया, उसका परिणाम ये रहा कि हम लोग इस बार 23 घंटे से ज़्यादा बिजली आपूर्ति कर पाए। उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने जब से जिले में अपनी कमान संभाली है तब से उन्हें उधम सिंह नगर जिले के समस्त इलाकों की स्वयं मॉनिटरिंग करनी शुरू उन्होंने कर दी है। एसएसपी बिना किसी सूचना के आधी रात में अचानक किसी भी क्षेत्र में निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं जिससे स्थलीय स्थिति साफ तौर पर जांची जा सके। इसी कड़ी में उन्होंने दूर दराज के फरियादियों के लिए एक नई पहल शुरू की है। एसएसपी काशीपुर में प्रत्येक मंगलवार को अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में
फरियादियों की फरियाद सुनकर उनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगी, जिसके चलते आज दर्जनों ग्रामीण और नगर क्षेत्र के फरियादियों ने एसएसपी के सामने अपनी फरियाद रखी है। एसएसपी ने पीड़ितों की फरियाद सुनकर बहुत से फरियादियों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करने के अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश दिए। साथ ही सभी फरियादियों की फरियाद जांच कर निस्तारित करने के आदेश भी यहाँ पर दिए गए हैं। क्षेत्र की जनता ने एसएसपी की इस कार्यप्रणाली की प्रशंसा की है। एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई भी व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर चौकियों या थानों में आता है तो उसकी फरियाद को प्राथमिकता देते हुए कार्य करें। उस दिन से मैंने उधम सिंह नगर जनपद की कमान संभाली। उस दिन से लोगों की समस्याएं किस प्रकार की हैं, जो इनके प्रार्थना पत्र आते थे उसको पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के उपरांत पता चला कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो कि इस काशीपुर एरिया, जिसमें जसपुर, कुंडा, बाजपुर, इस एरिया के लोग हैं जो वहाँ आ पाने में, रुद्रपुर आ पाने में असमर्थ हैं, और आते भी हैं तो उनको अपनी 2-3 दिन की कमाई इसमें लगानी पड़ती है और अपना समय गंवाना पड़ता है। उन लोगों के लिए मैंने हफ्ते में एक दिन मंगलवार को काशीपुर में एसपी काशीपुर के ऑफिस में बैठना निश्चित किया, जो आज से प्रारंभ हुआ है। और आज वो लोग जिनकी मुझे चिंता थी, उनमें से बहुत सारे लोग आज यहाँ आए भी और अपनी समस्याओं को मेरे सामने रखा। मैंने सभी थानों से भी ये बताया कि आप या तो स्वयं थानाध्यक्ष, और अगर वह किसी दूसरे लॉ एंड ऑर्डर के या किसी अपने पुलिस के कार्य में व्यस्त है तो उनका कोई न कोई प्रतिनिधि अवश्य रहेगा, जिससे कि मौके पर ही तत्काल उनकी समस्या का समाधान किया जा सके। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, देहरादून में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कंटेनर ट्रक से टकराई कार, हादसे में 6 की मौत, 1 की हालत गंभीर। घायल का सिनर्जी अस्पताल में चल रहा है इलाज। कार में 7 लोग थे सवार। घटनास्थल पर ही 3 लड़के और 3 लड़कियों की हुई दर्दनाक मौत। राजधानी के ओएनजीसी चौराहे के पास हुआ भीषण हादसा। पुलिस मामले की जांच में जुटी, ओवर स्पीड बताई जा रही है। हादसे की वजह एसएसपी अजय सिंह ने जनता से की अपील, जोश में वाहन को तेजी गति से न चलाएं। आपका जीवन आपकी परिजनों के साथ ही देश के लिए भी महत्वपूर्ण, कहना है एसएसपी अजय सिंह का। दुख की इस घड़ी में दून पुलिस परिवार मृतकों के परिजनों के साथ। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कंटेनर ट्रक से टकराई है कार। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल का सिनर्जी अस्पताल में इलाज जारी है। कार में 7 लोग सवार थे, जिनमें से घटनास्थल पर ही 3 लड़के और 3 लड़कियों की दर्दनाक मौत हो गई। राजधानी के ओएनजीसी चौराहे के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ओवर स्पीड इस हादसे की वजह बताई जा रही है। एसएसपी अजय सिंह ने जनता से अपील की है, जोश में वाहन को तेज गति से ना चलाएं। आपका जीवन आपके परिजनों के साथ ही देश के लिए भी महत्वपूर्ण है, ये कहना है एसएसपी का। दुख की इस घड़ी में दून पुलिस परिवार मृतकों के परिजनों के साथ खड़ा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, अभी प्रदेश जो है एक हादसे से उभर नहीं पाया था, एक और हादसे की खबर सामने आई है। आखिर वजह क्या है कि इस तरह के जो है हादसे भरी खबरें आए दिन सामने हो रही है? क्यों लोग सबक नहीं सीख पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कहें संदीप, बड़ा अजीबोगरीब है। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है कल। अगर कहें तो लगभग 1:30 बजे से बात की, लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में होता है, जिसमें लगभग इनोवा गाड़ी थी जिसमें 7 लोग सवार थे। एक का इलाज अभी यहाँ पर जो हॉस्पिटल है, निजी हॉस्पिटल, वहां पर चल रहा है। उसकी हालत भी अभी भी चिंताजनक बताई जा रही है। वहीं उसमें सवार 6 लोगों की जो बकाया थी, स्पॉट पर ही, मतलब एकदम दुर्घटना स्थल पर ही डेथ हो गई, जिसमें 3 लड़कियां और 3 लड़के थे। तो कुल मिला के कहें, कंटेनर गाड़ी थी, इनोवा से इतनी जबरदस्त टक्कर हुई है कि डेड बॉडी की स्थिति भी बड़ी खराब है। जो देखा जाए, जैसे ही हमारा पता चला, एकदम पुलिस वहां पर पहुंची और 108 के माध्यम से उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लेकिन 6 की जो थे उनकी तत्काल डेथ हो चुकी है और 1 का इलाज अभी भी चल रहा है। तो कुल मिला के कहें बड़ा वैसा हादसा है और हादसे की जांच भी की जा रही है। कई चीजें निकल के आ रही है प्रत्यक्ष दृष्टि में कि बहुत तेज स्पीड में गाड़ी थी इनोवा गाड़ी, और भी कहीं बातें मादक पदार्थों की भी निकल के आ रही हैं। पर अभी जब तक जांच पूरी ना हो जाए तो कहना बड़ा मुश्किल है। तो कुल मिला के कहें, जो
सोमवार की देर रात लगभग 1:30 से 2 के बीच में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 3 लड़कियां 3 लड़के और लगभग कोई 19 से 24 साल के करीब के लोग थे और उनकी सबकी डेथ हो गई है। देहरादून के थे, एक निवासी हिमाचल का था पर वो भी देहरादून में रहता था, और एक का इलाज अगर हम कहें सिद्धार्थ अग्रवाल है, वो यहाँ पर राजपुर रोड का रहने वाला देहरादून का, उसका इलाज सनर्जी हॉस्पिटल जो है वहां पर चल रहा है, तो उसकी हालत भी चिंताजनक बताई जा रही है। तो कुल मिला के बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है और 6 जवान मौतें हम कहें तो कल एकदम घटनास्थल पर ही हुई है। कमल, लगातार शासन की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से अभी अपील की जाती रही है कि जब भी वाहन चलाएं, खासकर पहाड़ों की तरफ पे, तो ध्यान से चलाएं, ओवर स्पीड ना रखें। ऐसे में क्यों लोग नहीं समझ रहे हैं? आखिर वजह क्या है? क्या दूसरा अगर एंगल जांचने की कोशिश करें तो क्या जो था ये लोग नशे में थे या सिर्फ ओवर स्पीड ही इसकी वजह है हादसे की? हाँ संदीप, कहें अगर हम कहें तो ये मामला पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है, क्योंकि ये देहरादून का ही है और देहरादून यहाँ पर जो चौक है, जो बल्लूपुर चौक आता है, वहां का मामला है। ये पर्वतीय क्षेत्र का नहीं, पर वही बात है कि जिस हिसाब से प्रथम दृष्टया में मामला चल रहा है, ओवर स्पीड भी चल रही है और आपने कहा मादक पदार्थों वाली बात, वो वाली भी हो सकती है। तो कुल मिला के अगर कहें तो जब से ये हादसा हुआ है और आज जब सुबह लोगों को सारी जानकारियां मिली हैं, तो कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि ऐसा क्या रहा कि इतना जबरदस्त थी गाड़ी, क्या ऐसे कारण थे इतनी तेजी से गाड़ी चलाई जा रही थी जो 6 की डेड स्पॉट पे ही डेथ हो गई है और एक अभी अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। तो कुल मिला के कहीं चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ये हम लोगों को खुद को सोचना होगा कि अगर आप 1:30 पौने 2 बजे देर रात्रि में जा रहे हैं, नींद में है या कोई मादक पदार्थ का सेवन किया हुआ है, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों अपनी जीवन लीला खत्म कर रहे हैं? चलो आप तो चले गए, उसके बाद जो परिवार है वहां क्या स्थिति बनती है? जहां जवान 6 मौतें 6 परिवारों में हुई है, उनकी परिवारों के पीछे क्या स्थिति? तो ये चीजें हैं कि ये हमें भी सोचना होगा, हमें भी अपने आप पे नियंत्रण करना होगा, हमें भी सावधानियां बरतनी होगी। ये चीजें एक संदेश जाती हैं और लोगों के लिए कि अगर हम गलत काम करेंगे या कुछ मादक पदार्थ सेवन करेंगे या ओवरस्पीड में गाड़ी चलाएंगे या ऐसी रात में कमल, जागरूकता सबसे ज्यादा यहाँ पर जरूरत है, जागरूकता की, जो लोग नहीं कर पा रहे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषिकेश में रामा पैलेस के निकट एक सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक देर रात यूट्यूबर यश प्रजापति निवासी कैनाल रोड श्यामपुर अपने दोस्त ऋषि कुशवाहा के साथ बाइक पर इंद्रमणि बडौनी चौक की ओर जा रहा था। राम पैलेस के पास एक कार से अचानक बाइक की भिड़ंत हो गई। घटना में बाइक के परखच्चे उड़ गए और बाइक चला रहे यश प्रजापति की मौके पर दर्दनाक मौत हो, जबकि बाइक पर पीछे बैठे ऋषि कुशवाहा को गंभीर हालत में लोगों ने सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा है, जहां हालत गंभीर होने की वजह से ऋषि कुशवाहा को एम्स रेफर कर दिया गया है। फिलहाल एम्स में ऋषि कुशवाहा की हालत स्थिर बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक की रफ्तार काफी तेज थी, जिस वजह से यह सड़क हादसा हुआ है। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। तो वहीं अल्मोड़ा बस हादसे के 2 घायलों ने एम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। एम्स में अब 11 घायलों का इलाज चल रहा है। एम्स चौकी प्रभारी विनेश कुमार ने बताया कि 4 नवंबर को अल्मोड़ा में हुए भीषण बस हादसे में घायल हुए मरीजों को एक एक करके एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। देर रात इलाज के दौरान भर्ती घायलों में शामिल 21 वर्षीय राहुल बडोला और 17 वर्षीय तुषार निवासी धुमाकोट की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और घायलों के मरने की जानकारी प्रशासन और परिजनों को भी दे दी गई है। राहुल और तुषार की मौत की खबर से धुमाकोट क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋषिकेश से हमारे सहयोगी दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरह से अल्मोड़ा में जो हादसा हुआ था, कुछ लोग पहले ही जान गंवा चुके थे, लेकिन जिन लोगों का इलाज चल रहा था उनमें से भी अब जो है 2 लोगों के और दम तोड़ने की खबर सामने आ रही है। कह सकते हैं कि लगातार जो ये आंकड़ा मौत का बढ़ता जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही थी कि इलाज होके लोग घर जाएंगे, लेकिन एक और दुख भरी खबर।
तकनीकी खामियों से आवाज नहीं जा पा रही, दोबारा से संपर्क करेंगे। तब तक आपको जानकारी दे दें कि अल्मोड़ा बस हादसे के 2 घायलों ने एम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। पुलिस ने मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। एम्स में अब 11 घायलों का इलाज चल रहा है। एम्स चौकी प्रभारी विनेश कुमार ने बताया कि 4 नवंबर को अल्मोड़ा में हुए भीषण बस हादसे में घायल हुए मरीजों को एक एक करके एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। देर रात इलाज के दौरान भर्ती घायलों में शामिल 21 वर्षीय राहुल बड़ौला और 17 वर्षीय तुषार निवासी धूमकोट की मौत हो गई। चलिए, दीपक नारंग हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अल्मोड़ा बस हादसा जो हुआ था उसमें अब लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 2 और जान गंवाने वाले लोगों की खबर सामने आई है। एम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। पुलिस ने मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। तो आपको बता दें कि एम्स में 11 घायलों का इलाज चल रहा है। एम्स चौकी प्रभारी विनेश कुमार ने बताया कि 4 नवंबर को अल्मोड़ा में जो भीषण सड़क हादसा हुआ था उसमें मरीजों को एक एक कर एम्स में इलाज के लिए भर्ती किया गया। देर रात इलाज के दौरान 2 लोगों ने और दम तोड़ दिया। दीपक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? दीपक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी संदीप, सुन पा रहा हूं। बिल्कुल दीपक, जिस तरह से जो है अल्मोड़ा में बस हादसा हुआ था उस दौरान भी कई लोगों की जान गंवाने की खबर सामने आई थी। उस दुख से अभी तक लोग उभरे भी नहीं है कि लगातार मौत का यह आंकड़ा अब बढ़ता जा रहा है। 2 और जाने गई हैं। बिल्कुल सही है। ये अल्मोड़ा बस हादसा जो है इसने केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों को झंझोर कर रख दिया था, क्योंकि ये खबर जो है पूरे जंगल में लगी आग की तरह पूरे देश में फैली थी और जगह जगह से लोगों ने अपनी शोक संवेदनाएं भी इसमें भेजी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस हादसे के बाद से खुद एक्टिव नजर आए थे और उन्होंने जो है कुमाऊं में जाकर अपने घायलों का हाल भी जाना था। लेकिन इस हादसे के दौरान जो है 36 लोग जो है वो काल के गाल में समा गए थे और इसमें से 14 घायलों को जो है जो गंभीर रूप से घायल थे उनको एम्स ऋषिकेश में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। अभी जानकारी मिली है कि इन घायलों में से 2 घायलों ने जो है वहां पर अभी दम तोड़ दिया है और एक घायल जो है अभी भी सीरियस अवस्था में वहां पर इलाज चल रहा है। बाकी अन्य घायलों का इलाज भी वहां पर चल रहा है। लेकिन अपने आप में जिस प्रकार से ये 2 मौत हुई है इसने जो है धुमाकोट क्षेत्र के जो लोग हैं उनको झंझोर दिया है, क्योंकि ये वहीं के रहने वाले थे और पूरे क्षेत्र में जो है शोक की लहर जो है समय पर दौड़ी हुई है। और इस बस जो हादसा हुआ है इसकी जांच भी अभी पूरी तरीके से शुरू नहीं हुई है और जिस प्रकार से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है उससे अधिकारी जो है वो चिंतित में नजर आ रहे हैं। अब देखना ये है कि कितने घायल अभी तक इसमें जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड के साथ पूरा देश इन घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना जो है अपने अपने भगवान से करने में लगा है कि भगवान इनको जल्द स्वस्थ करे और अपने परिवार वर्गों के बीच में भेजे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लगातार घायलों पर नजर बनी हुई है। ऋषिकेश के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने भी मामले में जो है संज्ञान लिया। उन्होंने घायलों से बातचीत की है और किसी भी प्रकार की इलाज में कमी नहीं करने के जो निर्देश हैं वो डॉक्टरों को दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी एम्स में पहुंचे थे, उन्होंने भी जो है इस मामले में जानकारी जुटाई थी। तो कह सकते हैं कि कैबिनेट के तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री खुद इस घटना से जो है आहत नजर आए थे और वो लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन आज 2 मौत जो है सामने आई है उससे कहीं ना कहीं से आपसे आगे भी इस खबर पर जानकारी लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।